Very good morning students. My name is Shiv Sharma and you are watching Alpha Section Academy. आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 73 से क्वेश्चन नंबर 72 से क्वेश्चन नंबर 75 तक का सॉल्यूशन करेंगे और ये चैप्टर नंबर 29 का आज आखिरी वीडियो भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के साथ। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है 3 चार्जेस आर अरेंज्ड ऑन द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है, ये है क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज दिया है, यहाँ भी माइनस क्यू चार्ज दिया है और यहाँ पे 2q चार्ज दिया है और ये जो साइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो d दिया है और कहता है कि फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। कहता है इस कॉम्बिनेशन का डाइपोल मोमेंट बताइए। तो हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट तो माइनस और प्लस क्यू व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस देन इट इज कॉल्ड अ डाइपोल। यहाँ तो वैसा कुछ है ही नहीं, यहाँ निगेटिव और निगेटिव और यहाँ उसका दुगना चार्ज। तो ये कैसा क्वेश्चन है भाई, ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो स्टूडेंट्स अगर हम दो पॉइंट चार्ज को, एक पॉइंट चार्ज ये और इसके ऊपर ही एक और पॉइंट चार्ज को रख दे, तो अगर मान लेते हैं इसका पहले वाला पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड Q था और उसके ऊपर जो हमने दूसरा पॉइंट चार्ज रखा उसका भी मैग्नीट्यूड Q ही था, तो हम कह सकते हैं कि वो जो पॉइंट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड 2Q है। तो यहाँ पे प्लस Q और प्लस Q में डिवाइड कर दीजिए। तो एक और एक चीज, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है इट इज फ्रॉम माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है। ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इसका डायरेक्शन होता है। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू ये वाले डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का ये डाइपोल मोमेंट इधर, और ये माइनस क्यू से प्लस क्यू दूसरा जो डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट इधर। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। सिंस इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल तो वर्टेक्स का एंगल जो होगा 60 डिग्री, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 60 डिग्री ही होगा। तो देखिए हमारे पास दो वेक्टर है P और P, दोनों भी इक्वल है और इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। हम जानते हैं कि इफ वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B एंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज थीटा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास है अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। वैसे ही हमारे पास दो वेक्टर है P और P, तो जो हमारा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा p स्क्वेयर प्लस 2p इंटू p cos 60। p स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर 2p स्क्वेयर, 2p इंटू p ये भी क्या होगा 2p स्क्वेयर cos 60 हाफ होगा। तो ये 2 और 2 डिवाइड हो गया। हम कह सकते हैं रूट 3p स्क्वेयर और हम इसे लिख दें रूट 3p। इसका कुछ और वैल्यू तो गिवन नहीं है, नहीं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है इसका, तो यही आंसर होगा। लेट मी चेक 72 नंबर, हाँ रूट 3p और p के जगह पे उसका वैल्यू पुट कर दीजिए रूट 3q इंटू डी। p क्या होता है? p होता है पोल स्ट्रेंथ जो कि आपका चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ जो कि गिवन है d, तो q इंटू डी। तो यही आपका रिजल्टेंट, मैं इस चीज को यहां पे लिख देता हूं एक बार, जो रिजल्टेंट आपका डाइपोल मोमेंट आया कॉम्बिनेशन का हम क्या लिखेंगे रूट 3q डी। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 72। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिए इसको और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? देखिए आपके पास कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P in the configuration shown in the figure as for D is very greater than A।
देखिए कहता है कि जो d है ना वो बहुत बहुत बड़ा है a से, तो हम d स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, हम d स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को d स्क्वेयर लिख सकते हैं। ये चीज आप पहले नोट कर लीजिए। फिर क्या कहता है, टेक q2a, मतलब जो डाइपोल मोमेंट है वो गिवन है q इंटू 2a। अगर ये आपका डाइपोल है, ये इसका सेंटर, इसका लेंथ दिया है 2a, तो ये सेंटर से इधर हाफ a और सेंटर से हाफ इधर a। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड का आपसे एक्सप्रेशन पूछता है। a नंबर जो कॉम्बिनेशन है, एक p पॉइंट है और q चार्ज के कारण इस p पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एकदम बेसिक जो हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट और ये पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4πε0 q/d²। अगर डिस्टेंस r था तो हमने q/r² पढ़ा था, यहाँ डिस्टेंस d है तो q/d² होगा। b नंबर जो आपको ये दिया है, कहता है यहाँ पे माइनस q है और यहाँ पे प्लस q है, और ये डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये a है और ये भी a है, सिंस द लेंथ ऑफ डाइपोल इज गिवन विच इज 2a। अब देखिए कहता है d डिस्टेंस पे एक पॉइंट p है from the center of dipole and perpendicular to the dipole there is a point p and we have to calculate the value electric field here। तो देखिए हम जानते हैं कि ये जो पॉइंट है अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, हम इसे क्या कहते थे, इक्वेटोरियल पॉइंट कहते थे। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड का जो वैल्यू होता था वो हम लिख लेते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0, और क्या है 2p, नहीं सिर्फ p था, p/dq। ये तब था, ऐसे तो फील्ड का जो वैल्यू होता है E इज इक्वल टू kpd/d² माइनस a², लेकिन हमें कहा है कि d जो है बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है a से, तो हम d² माइनस a² को क्या कह सकते हैं, d² के इक्वल रख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d² लिख सकते हैं। तो हमने इसको d² लिखा, कैलकुलेट कीजिएगा, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपका फील्ड का वैल्यू आ गया p पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से। हम थोड़ा सा इसके डायरेक्शन के बारे में देख लेते हैं। इसका डायरेक्शन इधर होता था, फील्ड के ये नेगेटिव चार्ज की तरफ, और इसका इधर, और बीचों बीच इसका। कहने का मतलब है अगर ये आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड का डायरेक्शन आएगा। मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो फील्ड का डायरेक्शन है इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये आपका बी का आंसर है। अब सी जो नंबर सवाल है वो देखिए, इस P पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू निकालना है, -q और ये +q। ये डाइपोल का सेंटर, और डाइपोल के सेंटर पे भी +q चार्ज रख दिया है। स्टूडेंट्स ये वाला जो ये और ये, इसको उठा के यहां पे रख दिया है, देखो ना यहां पे कोई चार्ज नहीं था, और इस कॉम्बिनेशन को इसके ऊपर रख दिया है। तो सेम चीज है, हमने क्या देखा था कि इस पॉइंट पे फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर आएगा, और इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा। तो देखिए इसके कारण, ये डाइपोल के कारण जो फील्ड इधर आएगा हम लिख दे ई डाइपोल, मतलब फील्ड ड्यू टू डाइपोल, और चार्ज के कारण फील्ड इधर आएगा, हम इसे क्या लिख दें, चार्ज, ई चार्ज, फील्ड ड्यू टू चार्ज। अब देखिए इसका वैल्यू आपको पता है, E2 लिख लीजिए, इसे E1 लिख लीजिए। तो चलिए इसे E1 लिख लें और इसे E2 लिख लें, सॉरी उल्टा लिख लिया मैंने, ये 1 और ये 2। तो जो ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इधर वाले इसको मैं इरेज करता हूं, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
दो वेक्टर है, दोनों 90 डिग्री पे है। हम जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो क्या होगा, ई एट पी आप लिख दीजिए। ई एट पी होगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E1 प्लस 2 इंटू E1 इंटू कॉस 90, वो तो जीरो हो जाएगा। तो EP हम क्या लिखें, E1 का जो वैल्यू आया था KQ स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, E2 का जो वैल्यू था KP अपॉन DQ। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं जरा। यहां पे सॉरी इसका स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर के क्यू ना, के क्यू यस, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन डी रेस्ट टू द पावर 4 प्लस के स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन डी रेस्ट टू द पावर 6। हम यहां से के स्क्वायर और डी रेस्ट टू द पावर 4 को कॉमन ले लेते हैं, यहां पे क्यू स्क्वायर बचा प्लस यहां पे पी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बच जाएगा। इसको बाहर ले लें, के जब बाहर आएगा तो ये के आएगा और अपॉन डी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे हम लिख दें क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो के को हम क्या लिख दें, ई एट पी, के को हम लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, और ये डी बाहर आके डी हो जाएगा इनटू अंडर रूट क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आपका जो फील्ड एट पी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये आपका फील्ड का डायरेक्शन, फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सी नंबर केस में जो पी आएगा और उसका डायरेक्शन इधर कहीं तो भी होगा। तो चलिए इसे निकाल लीजिए, सॉरी इसे आप नोट डाउन कीजिए और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 73। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 73 कहता है टू पार्टिकल्स कैरिंग चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू हैविंग इक्वल मासेज each are fixed at the end of a light rod of length a from a dipole to form a dipole। ये 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो चार्जेज हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों के मासेज गिवन है वो m है, और इन्हें एक लाइट रॉड से, मासलेस रॉड से जोड़ा जाता है जिसका लेंथ a है, और ये डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपका डाइपोल आ गया, और कहता है इससे एक, हाँ कहता है द रॉड इज क्लैम्प्ड एट एन एंड इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द एक्सिस ऑफ डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका, मैं इसे अलग कलर के पेन से ड्रॉ कर दूं। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब कहता है कि इनिशियली ये ऐसे ही है, इसको एक एंड से क्लैंप किया गया, आपने यहां से क्या कर दिया है, हिंज्ड कर दिया है। हिंज्ड मतलब इसे आपने क्लैंप कर दिया है। और कहता है द रॉड इज स्लाइटली टिल्टेड एंड देन रिलीज्ड नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन। देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे SHM होगा। कहने का मतलब है, देखिए इस टाइम पे जब ये ऐसे था नॉर्मली, इस पे एक फोर्स इधर लगेगा Q इंटू ई, और एक फोर्स इधर लगेगा Q इंटू ई। दोनों इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेज हैं, एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। इस जगह पे कोई, इसमें कोई ना तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा ना ही रोटेशनल मोशन होगा, और ये इक्विलिब्रियम पे होगा। अब कहता है कि नाउ इट इज टिल्टेड स्लाइटली, अब इसे हमने हल्का सा क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया किसी एंगल पे। तो चलिए हम इसे टिल्ट कर देते हैं, इस एंगल पे हमने टिल्ट कर दिया।
और ये बहुत ही छोटा एंगल है, समझ लीजिए ये एंगल है आपका थीटा। अब ये फोर्स जो, अब ये वाला जो चीज यहां नहीं है, हमने क्या कर दिया, इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, इसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। देखिए यहां पे एक फोर्स लगेगा Q इंटू ई। देखो मैं समझाता हूं, ये जब ऐसा था इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था और एक फोर्स इधर लग रहा था। देखो ये निगेटिव चार्ज ब्लैक और रेड वाला पॉजिटिव चार्ज, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा था और एक फोर्स इधर लग रहा था, नेट फोर्स 0 था। कहता है अब इसे हमने यहां पे क्लैंप किया और इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अब देखो इस पे एक फोर्स इधर लगने लगा, एक फोर्स इधर लगने लगा। अब मान लेते हैं इस पे आप एक फोर्स इधर लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, एक रोटेशन होगा, एक टॉर्क लगेगा, और ये इधर आके जब इस पोजीशन पे आएगा उस पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा होगा, लेकिन उस पे कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, मोमेंटम उसको नीचे लेके जाएगा, इनर्शिया होगा ना उसका, वो उसको नीचे लेके चला जाएगा। अब ये जैसे ही नीचे आया, ये आपका हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये जैसे ही नीचे आया इस पे फिर से एक फोर्स इधर लगने लगा, और जब एक फोर्स इधर लगने लगा ये फिर ऊपर आएगा और इसमें फिर से मोमेंटम आएगा, और ये ऐसे 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 करते रहेगा। तो देखिए कहता है कि इस पे एक टॉर्क लगेगा, तो हम टॉर्क लिख लें। टॉर्क जो होगा वो होगा, क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपका क्यू ही लग रहा है, अगर ये ए है, ये वाला जो लेंथ ए है और ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो टॉर्क लगेगा क्यू ई इंटू ए साइन थीटा। अब देखिए हमने इस थीटा को बहुत छोटा कंसिडर किया, हमने हल्का सा उसे टिल्ट किया है, तो थीटा क्या है, थीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हम लिख सकते हैं। और कहता है कि टॉर्क को हम क्या लिख देंगे, क्यू ई इंटू ए थीटा। ये आपका आ गया टॉर्क का इक्वेशन। और हम जानते हैं टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा होता है, आई अल्फा इज इक्वल टू क्यू इंटू ए थीटा। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, मान लेते हैं कि ये हिंज्ड पॉइंट पे कोई मास जो है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये इसका डिस्टेंस r है, हिंज्ड पॉइंट से इस मास का जो डिस्टेंस है वो r है, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, mr²। यहां पे देखिए, यहां पे वो डिस्टेंस a है, हमने जो r डिस्टेंस लिया था, और ये मास इसका m था, तो हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू ma² इंटू अल्फा QE a थीटा। अब देखिए हम ये a तो a से डिवाइड हो गया, तो हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ऊपर से लिखूं जरा, अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, QE थीटा Q इंटू E अपॉन MA इंटू थीटा। ये आपका अल्फा आ गया। इसे हम पहला इक्वेशन ले लेंगे, और हम जानते हैं ये कैसा एक, ये जो आप एसएचएम देख रहे हैं ये एंगुलर एसएचएम है। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा। इसे हम दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, what we will get, QE अपॉन MA इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्या होगा, अंडर रूट QE अपॉन MA, और टाइम पीरियड किसी भी एसएचएम का 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन अंडर रूट QE अपॉन MA। तो टाइम पीरियड को हम क्या लिख दें, इसको ऊपर भेज दें, 2 पाई अंडर रूट MA अपॉन QE। तो स्टूडेंट्स ये टाइम पीरियड, इस स्मॉल ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है, ये इस तरीके से, जब ये इधर रहेगा इस पे फोर्स इधर लगेगा तो एक क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा,
और वो इसको इधर लेके जाएगा। देखिए ये इस पे जब फोर्स लगेगा, आप इसको पकड़ के अगर इधर से खींचेंगे, इमेजिन करो कि इसमें हमने एक रस्सी बांध दिया और इसको पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, ये यहां आएगा और इस टाइम पे खींचेंगे तो कोई ये नहीं होगा, कोई मोशन, कोई टॉर्क नहीं लगेगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें मोमेंटम है, ये नीचे आएगा फिर से। अब देखिए, अब इस पे फिर से मान लो कि आप रस्सी बांध के खींच रहे हैं, इस पे आप रस्सी बांध के इधर खींच रहे हैं, ये इसको इधर लेके जाएगा और फिर इसमें मोमेंटम है, इनर्शिया है, तो ये इधर आ जाएगा और ये इस तरीके से एसएचएम करेगा और उसका जो टाइम पीरियड होगा विच वी हैव कैलकुलेटेड, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ma अपॉन qe। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 74। नो, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 74, यही 74 था और इस चैप्टर का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 75। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाते हैं। कहता है assume that each atom in a copper wire contributes 1 free electrons. Estimate the number of free electrons in a copper wire having a mass of 6.4 ग्राम। देखिए हाँ, और गिवन है कि जो टेक द एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर, एटॉमिक वेट है कॉपर का वो 64 ग्राम पर मोल है। अब कहता है कि आप बताइए 6.4 ग्राम कॉपर का वायर है, 6.4 ग्राम कॉपर का वायर है, तो वो कितना उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि एक एटम ऑफ कॉपर कंट्रीब्यूटिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक एटम जो है कॉपर का 1 Cu एटम लिख लीजिए, 1 कॉपर एटम 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। मान लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 1 मोल मार्कर है, आई हैव 1 मोल मार्कर, तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मार्कर्स हैं, है कि नहीं। हम कह देते हैं कि आई हैव 1 मोल पेन, तो मेरे पास इतना पेन है और ये क्या है, एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो 1 मोल क्वांटिटी इस क्वांटिटी के बराबर होता है, इतने के बराबर होता है। तो कहता है कि 64 ग्राम पर मोल, तो हम कह सकते हैं 64 ग्राम मतलब 1 मोल कॉपर है, तो 64 ग्राम कॉपर में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कॉपर होगा और हर एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इतना जो एटम होगा, हम कह सकते हैं 1 ग्राम कॉपर जो है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम कंट्रीब्यूट करेगा। तो 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, इतने एटम होंगे। तो 6.4 ग्राम कॉपर में कितने एटम होंगे, 6.022, नो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 64, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 64 इंटू 6.4, यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा बचपन में, 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ copper atom in 6.4 gram of copper is how much, 6.022 into 10⁻22 atoms हैं। और क्वेश्चन में आपको कहा है कि हर एक एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इतने अमाउंट ऑफ एटम कितना करेगा, 6.022 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने आ गए। तो स्टूडेंट्स ये था चैप्टर नंबर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल।
और इसके बाद बहुत जल्द ही मैं गॉसेस थ्योरम का जो चैप्टर नंबर 30 है वो स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।